Hello. Welcome everybody, and welcome to a new year of BMS. We will be continuing our lectures for second year, and you are one of the most fortunate people. Usually, people give the exams, pass or fail, or continue with the second year after first year. You will be the fortunate people due to coronavirus who are getting introduced or getting into second year without getting the giving the exams. शायद पुराने ज़माने में जब गुरुकुल परंपरा चलती थी तब भी गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेके ही बाद में उनको आगे का पढ़ाता था. लेकिन you may be the first batch in Ayurved who is now into second year without passing first year or without giving any exam for first year. So today, I know everybody of you must be you don't want to study, right? Reason is कल ही एग्जाम्स खत्म हुए हैं, क्या आज से मतलब पढ़ाई चालू करनी है. This I tell you usually that आपके उम्र में सबको लगता होगा, but take it from me that padhai or study is a continuous thing and which is going to happen all throughout your life, even in your clinics, even with your patients. जितना भी कुछ सीखोगे आगे काम आएगा. तो आपके मन में जो है एंड व्हाट इज देयर इन माय माइंड, हम दोनों का बीच का रास्ता निकालते हैं. टुडे वी विल नॉट स्टार्ट एनी चैप्टर, but today we will just give a brief introduction for 30-40 minutes about what you're going to do in second year, what is expected in second year, and what is expected out of the subject Charak Purvarga. For the first 20-30 minutes, we will be speaking, or rather, I will be speaking, and later on, you can interact with me if required. Okay, so let us start. अब सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में यू विल हैव द्रव्य गुण विज्ञान, देन रसशास्त्र एंड वैशज्य कल्पना, रोग निदान एंड चरक पूर्वार्ध. तो द्रव्य गुण विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे? जो भी आपने द्रव्य पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, उनके रस वीर्य विपाक, उनके कार्य करने की पद्धति, कौन कौन से गण में कौन कौन से द्रव्य आते हैं वो पढ़ेंगे. मतलब जैसे स्तन्य जनन गण है या उदर्द प्रशमन गण है, तो कौन कौन से गण के द्रव्य कौन कौन से द्रव्य कौन कौन से गण में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ये बार बार फोन करके कोई मेरा जूम का मीटिंग ये कर रहा है, तो उसको मैं पहले शांत कर देता हूँ क्योंकि बार बार जूम डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो ये द्रव्य गुण विज्ञान में यू आर गोइंग टू स्टडी द फार्मेकोलॉजी एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स ऑफ अ ड्रग. नाउ फार्मेकोकाइनेटिक्स जब मैं बोलता हूँ तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी हाउ अ ड्रग गोज इनटू द बॉडी, हाउ इट इज एब्जॉर्ब्ड,
how it is, how it transfers, how it goes to the liver for processing, how it is metabolized, where it goes and which receptor it acts. ये सब हम एमडी में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कौन कौन से द्रव्यों का रसवीर्य, क्योंकि आयुर्वेद का बेसिस क्या है हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, मैंने आपको सिखाया था लास्ट ईयर भी, जब हमने रस मतलब द्रव्यावधि विज्ञानीय और रस भेदीय अध्याय वगैरह देखे थे, तो मैंने ये सिखाया था आपको कि द्रव्य जो भी हैं वो शरीर पे काम करते हैं अपने पांचभौतिक संगठन पे और अपने रसवीर्य विपाक की वजह से। तो उस बेसिस पे द्रव्यों को समझना द्रव्य गुण विज्ञान में आता है। जैसे जितने भी मधुर द्रव्य हैं वो सब शरीर में उपचय करवाएंगे, और जितने भी तिक्त द्रव्य हैं वो शरीर में अपचय करवाएंगे। ज्यादा मीठा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ज्यादा तीखा खाओगे तो पतले हो जाओगे। तो उस हिसाब से कौन सा द्रव्य किस प्रकार शरीर में कार्य करता है वो आप द्रव्य गुण विज्ञान में सीखोगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये मेटाबॉलिज्म और मेटाबोलाइट्स ये तो सब रिसेंट डिस्कवरीज हैं। दीज आर ऑल रिसेंट डिस्कवरीज। आयुर्वेद इज अ 6, 8, 10,000 ईयर्स बैक आयुर्वेद बनाया गया था। तो इसीलिए ये सब डिस्कवरीज जो हैं ये आयुर्वेद में नहीं है, रादर आनी चाहिए। You are the people who should go in, do research, do MDs, do clinical research, and then find out how a drug is acting as per the modern principles or as per the allopathic principles of biochemistry, pathology, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए मेरे फादर हमेशा किया कहा करते थे कि थे मतलब अभी भी हैं, तो कहते हैं कि जितना हमको हमारे दोस्त के बारे में नॉलेज चाहिए उतना उससे ज़्यादा हमको हमारे दुश्मन के बारे में नॉलेज चाहिए। तो आई डोंट से दैट मॉडर्न मेडिसिन इज अ दुश्मन ऑफ आयुर्वेद, बट येस दे ऑलवेज स्टैंड अप टू आयुर्वेद कि आयुर्वेद ये है, झोला छाप है, ये है, वो है। तो वी शुड ट्राई टू इम्बाइब, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी शुड ट्राई टू स्टडी एज मच पॉसिबल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन so that we can explain Ayurved in terms of modern medicine. तो मैं जितना भी पढ़ पाया, क्योंकि मैं तो क्या मेरे बाल पक गए, तो अब मेरी पढ़ने की अवस्था जो है, ऑफ कोर्स आई एम कंटिन्यूअसली स्टडिंग, आपको सिखाने जाता हूँ कुछ भी तो पूरा अध्याय में फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, कुछ नया समझ में आए। तो व्हेन आई एम स्टडिंग आई यूजुअली ट्राई टू थिंक अबाउट कि इसको और अच्छी तरह से कैसे समझा जा सकता है। तो सिमिलरली व्हेन यू आर स्टडिंग आल्सो यू शुड ट्राई, क्योंकि हमारे टाइम में और आपके टाइम में बहुत फर्क है। मैंने जब पढ़ा था तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसे था। आपके टाइम पे तो एटॉमिक थियरी ही चेंज हो गई थी सिलेबस में, उसमें प्रोटॉन आ गया था, न्यूट्रॉन आ गया था। अब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो पॉजिट्रॉन, नॉनेट्रॉन, न जाने क्या क्या आ जाएगा। उनके बच्चे पढ़ेंगे तो क्वांटम वेव्स आ जाएगा कि कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इस हिसाब से you should try to explain your science to somebody in a way that he understands. आप और मैं तो सेम साइंस के हैं, लेकिन इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू somebody else you should explain it in a form in which everybody understands. तो ये हो गया द्रव्य गुण के बारे में। दिखने में बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, लेकिन द्रव्य गुण is very interesting particularly because it has a lot of botany in it. अगर किसी को झाड़, किसी किसी को कुत्तों से प्यार रहता है, किसी को पौधों से प्यार रहता है। तो इफ यू आर अ पर्सन who loves झाड़ पत्ते, सो द्रव्य गुण इज योर सब्जेक्ट। झाड़ के साथ उनको आइडेंटिफाई करना, उनके पंचांग को समझना, उनके कौन से अंग में कौन से टाइम पर कौन से केमिकल्स आते हैं वो समझना। सो द्रव्य गुण इज योर सब्जेक्ट इफ यू लव ट्रीज। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, रसशास्त्र और भैषज कल्पना। रसशास्त्र और भैषज कल्पना में आता क्या है? आयुर्वेद में जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, भले वो ड्रग्स हों, भस्म हो, काढ़े हों, अलग अलग प्रकार के चूर्ण हों, टैबलेट्स हों, गुटी वटी हों, आसवरिष्ट हों, तो इनको बनाने की जो विधि है वो भैषज कल्पना में पढ़ाई जाती है। अब यहाँ फर्क देखिए, जब आप एलोपैथी में पढ़ते हैं तो एलोपैथी में फार्मेसी इज नॉट अ सब्जेक्ट।
डॉक्टर्स को ये नहीं पढ़ाया जाता एलोपैथी में कि गोली कैसे बनाते हैं, इंजेक्शन कैसे बनाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट कैसे निकालते हैं, उसको मिक्स किससे करते हैं, उसको पैक कैसे करते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें एलोपैथी में नहीं सिखाई जाती। फॉर दैट दे हैव अ सेपरेट फील्ड विच इज नोन एज फार्मास्यूटिकल साइंसेस और फार्मेसी। लेकिन वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट हमको सिखाया जाता है कि हाउ आवर मेडिसिन आर गोइंग टू बी मेड। काढ़ा कैसे बनाते हैं, काढ़ा जो बनाने की पुरानी प्रक्रिया है कि भाई 1 भाग द्रव्य ले लो, 16 भाग पानी ले लो, उसको 8, 10, 12 घंटे तक, जब तक वो 1/4 मतलब 1/4 नहीं रह जाता तब तक उसको पकाओ, उसके ऊपर ढक्कन मत रखो, मंदाग्नि में पकाओ। मंदाग्नि मतलब एकदम धीमी अग्नि, धीमी आंच पे पकाओ। ये सब चीज हमको पढ़ाया जाता है और उसी के वजह से ये सब्जेक्ट हमारे इसमें है। दिस सब्जेक्ट इज, इफ यू लव कुकिंग, इफ यू लव कुकिंग, दिस सब्जेक्ट इज फॉर यू। क्योंकि पाउंडिंग मतलब किसी चीज को चूर्ण बनाना या किसी चीज का अर्क निकालना, जब हम ये बनाते हैं अभी, मैं तो ज़्यादा किचन में काम नहीं किया मैंने कभी, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज लिविंग अवे फ्रॉम होम। बट जिन्होंने भी कुकिंग किया है घर पे, एंड इफ दे लव कुकिंग, रसशास्त्र एंड वैशज्य कल्पना इज अ सब्जेक्ट फॉर यू। इसमें कोई भी गुग्गुल बनाते हैं तो उसमें गुग्गुल की मात्रा कितनी होनी चाहिए या बाइंडिंग एजेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये यूजुअली हम ये करते हैं कि जब हम समझो दिवाली के लिए लड्डू बनाते हैं तो किसी किसी के लड्डू बहुत कड़क हो जाते हैं, किसी किसी के लड्डू फूट जाते हैं। तो दैट इज बिकॉज हाउ गुड, हाउ नाइसली यू आर मिक्सिंग, हाउ फाइनली यू आर मेकिंग द पाउडर। तो ये सब चीजें जो हैं ये रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना में आ जाती है। साथ ही साथ भस्म आ जाते हैं। भस्म मतलब किसी मेटल को उसके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसमें बहुत सारी चर्चाएं चलती है कि ये मेटल जब कन्वर्ट होता है तो वो नैनो पार्टिकल में हो जाता है, वैसा होता है वैसा होता है। तो इसमें आयुर्वेद में तब गैस तो था नहीं, तो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अलग अलग प्रकार के पुटों का इस्तेमाल किया है। गजब पुट, कुक्कुट पुट, लावा पुट, ये सब पुट क्या है? These determine the maximum level of temperature the overall process reaches. Overall process reaches. ठीक है, जैसे कुकुट पुट जो है वो थोड़ा सा ही टेम्परेचर रीच करता है, वेरएज गजब पुट जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रीच करता है। दैट इज बिकॉज उतने ज़्यादा समय तक उसको पकाया जाता है या उतनी ज़्यादा मात्रा में फ्यूल रखा जाता है। अब आज की तारीख में हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, दीज आर ऑल द फ्यूल्स विच वी यूज, बट दैट टाइम इट वाज नॉट डिस्कवर्ड। तो इसीलिए उन्होंने क्या फ्यूल यूज किया था? उन्होंने गाय के गोबर के कंडे यूज किए थे। तो इतने कंडों का, इतने कंडे इतने खड्डे में रख के अगर उसको पकाएंगे तो वो गजपुट हो जाएगा, इतने कंडे इतने खड्डे में रख के पकाएंगे तो वो कुक्कुट पुट हो जाएगा। तो पुट की साइज जो है वो अलग अलग मतलब टाइप्स के हिसाब से ये कर दिया। नाउ द थर्ड थिंग विच वी विल बी स्टडिंग इन दिस year is रोग निदान. Now what is rog nidan? See, to treat a disease, what is the most important part or what is the most important step? मेरे पास कोई पेशेंट आ जाता है जिसमें जिसको समझो छाती में दर्द है या छाती में जलन हो रही है। तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ अ मस्क्यूलर क्रैम्प, कि भाई उसने उस दिन 50 पुशअप्स मार लिए और उसको क्रैम्प आ गया। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है और हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या हार्ट के मसल्स डाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लो सर्कुलेशन। और इट माइट बी सिंपल प्लेन एन अटैक ऑफ एसिडिटी, या इट माइट बी इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब हो रहा है यार, या फिर कभी खेल रहा है उसको जोर से छाती पे बास्केटबॉल लग गया तो उसके वजह से भी हो सकता है। बास्केटबॉल नहीं, क्या वॉलीबॉल, वॉलीबॉल लग गया तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग अ डिसीज इज डायग्नोसिंग अ डिसीज। एंड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस, बिकॉज जैसे जैसे हम डायग्नोस करते हैं वैसे वैसे उसकी ट्रीटमेंट बदल जाती है।
अगर आपके पास कोई बास्केटबॉल लगा हुआ पेशेंट आया है, तो व्हाट यू विल गिव हिम? यू विल गिव हिम मसाज, यू विल गिव हिम स्टीम, आप उसको कोई पेन किलर दे दोगे, कोई वेदना प्रशमन द्रव्य दे दोगे। अगर वही आपके पास हार्ट का पेशेंट आया है, तो यू विल ट्राई टू ट्रीट हिम इन अ डिफरेंट वे। आप उसको क्या करोगे? आप उसको बोलोगे या तो एडमिट हो जाओ, उसका टेस्ट कराओगे, उसको हृदयार्णवरस या प्रभाकर वटी ऐसा कुछ दे दोगे जो हार्ट के लिए बल्य है, ठीक है। अगर आपको एसिडिटी का पेशेंट आ गया कि जो जिसके पेट में कल जलन हो रही थी, आज छाती पकड़ ली है, तो दिस इज सिंपल नथिंग बट अ क्रैम्प ऑफ द इसोफेगस। तो इसोफेगस में क्रैम्प आ गया तो व्हाट यू विल डू? यू विल गिव हिम ठंडा स्निग्ध पदार्थ, ठंडे पदार्थ देंगे ताकि इसोफेगस का क्रैम्प चला जाए, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट हर बार आपके डायग्नोसिस के हिसाब से बदल जाती है। तो इसीलिए निदान, रोग निदान सीखना। नाउ वी आर फॉर्चुनेट इनफ हियर दैट रोग निदान में आधुनिक निदान पद्धति भी हमको सिलेबस में है। आधुनिक निदान पद्धति भी सिलेबस में है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन कोरोना, why don't we there are a lot of books which are freely downloadable on pathology. So why don't we download one book in pathology and start reading a few pages? हम शायद बुक इस साल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम शायद उसको पूरा समझ आज नहीं पाएंगे, लेकिन एक बार 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 उसी चीज को अगर पढ़ते रहें तो वी विल बी able to understand it better. So pathology is something, because why pathology will help you? Pathology will also help you to understand कि कौन से स्रोतस का व्याधि है, कौन से जगह पर ये हुआ है. So all these things pathology will be, if you learn pathology, allopathic pathology also, it will be easier to understand. तो रोग निदान is that in which रोग के हेतु और लिंग, हेतु और लिंग समझ में आते हैं. नाउ लिंग में दो चीजें आती हैं, एक सामान्य लिंग और एक व्यवच्छेदक लिंग. सामान्य लिंग मतलब क्या है? जैसे हमारा पेशेंट है जो हमारे पास आया है, तो उसको छाती में दर्द हो रहा है, तो छाती का दर्द ये सामान्य लिंग है. व्यवच्छेदक लिंग क्या है? व्यवच्छेदक लिंग मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, द सिम्टम्स बाय विच वी कैन पिन पॉइंट अ डिसीज इज व्यवच्छेदक निदान. तो इसीलिए व्यवच्छेदक लिंग मतलब सिर्फ लिंग में ही नहीं होते, हेतु में भी व्यवच्छेद होता है. जैसे अगर वो ज्यादा मांस मच्छी खाने वाला या ज्यादा मीठा खाने वाला मोटा आदमी है, तो देर आर हाई चांसेस दैट वो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेल ही नहीं पाता, तो उसको जो दर्द हो रहा है वो दर्द जो है वो हार्ट के वजह से है. या फिर अगर वो ज्यादा तीखा खाने वाला है, तो हेतु के हिसाब से भी डायग्नोसिस आप कर सकते हो. यू कैन इवन डायग्नोस अ डिसीज बेस्ड ऑन द हेतु. ओके. तो ये व्यवच्छेदक हेतु, व्यवच्छेदक निदान भी निदान निदान रोग निदान सब्जेक्ट में आपको पढ़ाए जाएंगे. एंड माइंड यू दिस इज अ ईयर इन विच यू आर गेटिंग योर फर्स्ट एक्सपोजर टू द पेशेंट. फर्स्ट ईयर में यू आर नॉट गेटिंग एक्सपोजर टू द पेशेंट एक्सेप्ट फॉर मे बी प्रकृति परीक्षा और एक्सेप्ट फॉर अग्नि परीक्षा और एक्सेप्ट फॉर वो पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन है, टट्टी की परीक्षा, मूत्र की परीक्षा, शुक्र की परीक्षा. तो पेशेंट का आपका संबंध इतना ही होता था. इस ईयर में जब आप पेशेंट, यू विल नॉट बी एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, बट यू विल बी एक्सपोज टू द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट. तो इसीलिए डायग्नोसिस में पेशेंट से वन टू वन इंटरेक्शन होगा, और इसीलिए पेशेंट से बात करना, पेशेंट को धीरज देना, ढाढ़स बंधाना, पेशेंट से हिस्ट्री निकलवाना, ठीक है. बहुत टाइम इट इज द केस दैट अ डॉक्टर शुड बी एज गुड एज अ पुलिस ऑफिसर. क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर आपको जब क्वेश्चन करता है तो आपको उस इवेंट की हिस्ट्री निकलवाता है. सिमिलरली द डॉक्टर शुड ऑल्सो बी गुड इनफ टू एलिसिट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. कब खाया था, क्या खाया था, ही शुड बी एबल टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन. तो ये सब जो है वो आप रोग निदान में सीखेंगे. दैट इज द फर्स्ट टाइम यू विल गेट टू इंटरैक्ट विद द पेशेंट. सो हमारे अपने हॉस्पिटल में आप जाइए, पेशेंट जो भी एडमिट है उनसे इंटरैक्ट कीजिए. एंड यू डोंट नीड, you will have a journal also which you have to complete usually. मतलब it is a tendency that
सीनियर के जर्नल देख के लिख लेते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द केस. You will have adequate exposure if you actually do the journals yourself. ठीक है. तो रोग निदान. नाउ वी कम टू द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट ऑफ दिस ईयर, दैट इज चरक पूर्वार्ध. द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट ऑफ द ईयर. मोस्ट बोरिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें वापस से जैसे अष्टांग हृदय में बहुत सारे श्लोक आते हैं, वैसे इसमें भी बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे सिद्धांत आएंगे. बट एज आई प्रॉमिस्ड यू इन फर्स्ट ईयर, आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. तो चरक पूर्वार्ध में है क्या? चरक, ये चरक ने जब संहिता लिखी थी या बताई थी, तो उसने कोई दो पार्ट में नहीं बताई थी. ठीक है, उसने कोई दो पार्ट में नहीं बताई थी. उसने तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, इन अलग अलग स्थानों में बताई है. यहाँ चरक का भी देखिए, सूत्र स्थान उसने पहले बताया. सूत्र स्थान का मतलब जितने भी आयुर्वेद के सिद्धांत हैं वो उसने पहले बताए. दूसरा उसने क्या बताया? निदान स्थान. मतलब पहले पार्ट में उन्होंने ये कर दिया कि हेतु, लिंग और औषध, ये त्रिसूत्री आयुर्वेद है. फिर दूसरे पार्ट में उन्होंने बता दिया कि अब हम हेतु और लिंग के बारे में बताएंगे, और फिर आगे वाले जो पार्ट हैं उसमें औषध या चिकित्सा के बारे में बताएंगे. इसलिए थर्ड ईयर में जो चरक है दैट इज मोर फोकस्ड ऑन द चिकित्सा ऑफ द पेशेंट, वेयर एज सेकेंड ईयर में जो पूर्वार्ध है दैट इज मोर फोकस्ड ऑन द डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट एंड द डिसीज. तो सेकेंड ईयर में जो चरक पूर्वार्ध आता है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान एंड इंद्रिय स्थान. अब हम एक एक स्थान को ठीक तरह से पढ़ लेंगे. आई नो दैट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग आई डोंट अलाउ एनीबॉडी टू स्पीक, लेकिन फिर भी 5 मिनट का तो गैप दे दूंगा इफ यू वांट टू इंटरैक्ट. तो अगर ये मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज रिकनेक्ट अगेन. Before starting Charak, what we will do is, we have 48 participants right now. So let us take the attendance. I am putting the attendance link in the chat box. Okay. So just give me one moment. I don't know whether I have opened the attendance or not. Open किया होगा 99%. Yes, it is open. You can put your attendance links. So we start with again resume share. Okay. तो वी स्टार्ट विद अगेन चरक पूर्वार्ध. सूत्र स्थान में क्या है? नाउ किसी चीज को बैक टू बैक 2 बार पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है. तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान पढ़ा, वैसे ही हम चरक पूर्वार्ध में चरक का भी सूत्र स्थान पढ़ने वाले. अब आयुर्वेद वहां भी है, आयुर्वेद यहाँ भी है. तो जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है उसको वापस से चरक सूत्र स्थान में पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा. बट देयर इज अ गुड पॉइंट टू इट टू, दैट जो हमने पढ़ा हुआ है सूत्र स्थान के 30 अध्याय जो चरक में है, वही 30 अध्याय या वही थोड़े बहुत आसपास के सिद्धांत अष्टांग हृदय में भी थे. तो हमको वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे और ज्यादा अच्छी तरह से हम उसको एग्जाम में लिख पाएंगे. सो दिस इज वन प्लस पॉइंट ऑफ रीडिंग अ सूत्र स्थान अगेन. फिर आता है निदान स्थान. तो सूत्र स्थान में थोड़ा बहुत मतलब चरक और वाग्भट इन दोनों के काल में बहुत फर्क था. तो जो भी संहिताओं का या जो भी नॉलेज का अपग्रेडेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि चरक के टाइम पे क्या क्या सिद्धांत थे और वाग्भट के टाइम पे क्या क्या सिद्धांत थे. अब ये जरूर है कि मोस्ट ऑफ द सिद्धांत इन द टाइम ऑफ चरक एंड इन द टाइम ऑफ वाग्भट विल बी द सेम, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है, आयुर्वेद बदलता नहीं. तो दे विल बी द सेम, और इसीलिए ये सूत्र स्थान पढ़ते वक्त आपको ज्यादा इजी पड़ेगा. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ रीडिंग और गिविंग एग्जाम ऑन अ सूत्र स्थान वंस अगेन, in which we will be learning all the सिद्धांत one more time. उसके बाद आता है चरक का निदान स्थान. सुनिविशा इंची कशी. तो सु मतलब सूत्र स्थान, नी मतलब निदान स्थान.
निदान स्थान ये चरक में छोटा सा है, सिर्फ 8 ही चैप्टर्स हैं इसमें। लेकिन जो पहला चैप्टर है ज्वर निदान, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें जो भी पढ़ने वाला बच्चा था चरक के समय में, उसको ये बताना था कि निदान होता क्या है, निदान के पार्ट्स कितने हैं, निदान। तो उसमें ज्वर के बारे में थोड़ा सा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो निदान के बारे में है। तो that is also an easy thing. We will discuss the concepts, we will understand the concepts and I will explain it to you. तो निदान जो भी है वो चरक के पूर्वार्ध में आता है, और निदान स्थान में 8 डिसीजेस उन्होंने वर्णन किया है। जो 8 ही डिसीजेस क्यों वर्णन किया है, तो उन्होंने बताया ये अष्टौ महागद हैं। अष्टौ महागद, गद मतलब रोग, महा मतलब बड़े, अष्टौ मतलब 8। तो 8 बड़े रोग हैं जिनकी ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए इनके बारे में हम निदान स्थान में ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। बाकी चिकित्सा स्थान में निदान, उन रोगों का निदान चिकित्सा स्थान में भी 30 अध्याय हैं। तो उस चिकित्सा स्थान में वात रक्त है, योनि व्यापद है, उसके बाद शोथ निदान है, तो श्वेयथु निदान जिसको बोलते हैं, तो वो वात रक्त चिकित्सा है, योनि व्यापद चिकित्सा है, श्वेयथु की चिकित्सा है। तो ये जो चिकित्सा है ये उन्होंने निदान स्थान में नहीं ली, क्योंकि ये इजी टू ट्रीट डिसीजेस है। चरक ने अपने संहिता में ये भी बताया है कि मैं तो बस आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं। मैंने जो 30 डिसीज बताए हैं, इन 30 डिसीजेस को छोड़ के दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जो आपके पास आएंगे, लेकिन इन 30 डिसीजेस के आप अगर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल समझ लो, तो आप दुनिया में कोई भी डिसीज ट्रीट कर पाओगे, या एटलीस्ट सेग्रीगेट कर पाओगे कि ये साध्य है, ये असाध्य है। तो उस हिसाब से निदान स्थान में 8 डिसीजेस हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ओनली 8 डिसीजेस इन सिलेबस ऑफ निदान स्थान। उसके बाद आता है विमान स्थान। अब विमान का क्या मतलब है? विमान का मतलब एरोप्लेन नहीं है। विमान का उन्होंने डिटेल बताया है, विशेषेण मीयते न्यायते रोग भेषजादीन विमान स्थानम। मतलब रोग और भेषज, रोग और रोगी और औषध, इनका विशेष ज्ञान जिस स्थान में बताया है वो विमान स्थान है। इन दोनों का विशेष ज्ञान जिसमें बताया है रोग का और औषध का, वो विमान स्थान है। तो विमान स्थान में क्या है? अग्नि के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, शास्त्र ज्ञान कैसे करने हैं, शास्त्र के ज्ञान के उपाय क्या क्या हैं वो बताए हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार की रोगी की परीक्षा बताई है। जनपदोध्वंस, मतलब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है वैसे जनपदोध्वंस, मतलब एक साथ बहुत लोगों को होने वाले डिसीजेस जो है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये विमान स्थान में स्पेसिफिक कंडीशंस या स्पेसिफिक थिंग्स इन विच यू शुड हैव नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सिद्धांत, वो उन्होंने विमान स्थान में बताया है। उसके बाद शारीर स्थान आता है। तो अब आपने निदान स्थान तो देख लिया कि व्हाट इज एबनॉर्मल, जैसे छाती में दर्द होना एबनॉर्मल है, पाँव में ताकत नहीं होना एबनॉर्मल है, सर दर्द करना एबनॉर्मल है। तो व्हाट इज एबनॉर्मल यू हैव लर्नड इन द निदान एंड यू विल बी लर्निंग इन द चिकित्सा स्थान। बट फॉर फाइंडिंग एन एबनॉर्मल थिंग, व्हाट यू शुड नो द नॉर्मल्स फर्स्ट। तो इसीलिए शारीर स्थान में उन्होंने नॉर्मल्स का ये किया है। उसमें संख्या शारीर है, प्रमाण शारीर है, मर्म शारीर है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के गर्भोत्पत्ति कैसे होती है, गर्भ बढ़ता कैसे है, ये लिखा गया है। और सबसे मेन मतलब हम ये ट्रीटमेंट किस लिए कर रहे हैं, आत्मा के बारे में, आत्मा को सुख होने के लिए, आत्मा को मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं, आत्मा को ये। तो आत्मा का भी वर्णन शारीर स्थान में आता है। तो शारीर स्थान में कुड्डाग चतुष्पाद, उसके बाद बृहत प्रमाण शारीर, उसके बाद संख्या शारीर, ये सब चैप्टर्स आपको शारीर स्थान में मिलेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो आता है वो है इंद्रिय स्थान। अब इंद्रिय स्थान का महत्व क्या है? इंद्रिय स्थान का महत्व ये है कि अगर आप what we will do is there are 10 minutes remaining, so we will not continue this lecture.
इंद्रिय स्थान सिखा के आई विल गिव एन ओपन फोरम फॉर डिस्कशन फॉर 5 मिनट्स, और जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है आप भी फ्री, मैं भी फ्री। ओके, फिर कल मिलेंगे, कल या परसों जब भी है लेक्चर तक, बिकॉज नया टाइम टेबल आया है तो आई विल ऑल्सो हैव टू लुक एट द टाइम टेबल। तो इंद्रिय स्थान में उन्होंने साध्य और असाध्य, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए, असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो ये साध्य और असाध्य रोगों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कौन से सिम्टम आएंगे तो रोगी साध्य है और कौन से सिम्टम आएंगे तो रोगी असाध्य है। रादर असाध्य कौन सा है तो साध्य अपने आप समझ में आ जाता है। तो कौन सा कलर बदल जाएगा, तो कौन सा स्मेल, टेस्ट, रोगाधिकार, उसके बाद दूताधिकार, अलग अलग प्रकार के अधिकार उन्होंने इस इंद्रिय स्थान में बताए हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल थिंग। नाउ डेज वी डोंट यूज इंद्रिय स्थान मच। हमारे पास अलग अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट हैं, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भाई 600 शुगर हो गया तो आप एडमिट हो जाओ। वी डोंट रिक्वायर इंद्रिय स्थान, बट इंद्रिय स्थान पढ़ना पड़ता है और इंद्रिय स्थान लिखना पड़ता है। सो इंद्रिय स्थान इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज नॉट वेरी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। शारीर स्थान is also one of the things which is not very clinically significant. The reason being, शारीर स्थान से आगे हमारा मेडिसिन प्रोग्रेस हो चुका है, बट फॉर एकेडमिक्स यू हैव टू लर्न बोथ दीज स्थान्स very nicely. Okay, so this is all about second year, and if you have any questions about first year, एक एक करके पूछना, मतलब डोंट क्रिएट अ केओस, बिकॉज मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो इट शुड नॉट बी अ केओस। तो प्लीज आस्क, और रिजल्ट कब आएगा ये मत पूछना प्रिपरेटरी एग्जाम का। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आ गए, अभी क्या क्वेश्चन पूछना है? सर वो भूत धात्री वाला फिर से बता दो ना एक बार। ओके, भूत धात्री निद्रा आपने बताया था ना मुझे। टर्म है। भूत मतलब जितने प्राणी मात्र हैं इस सृष्टि में वो भूत में आते हैं। भूत मतलब अपना हिंदी वाला भूत नहीं है। धात्री मतलब माँ, जो ध्यान रखती है, आपको खाना पीना देती है, आपके शरीर के उपचय के लिए ये करती है। तो भूत धात्री, धात्री ये वर्ड जब सिंगुलरली यूज होता है तो धात्री, ये धात्री को दो वेज में आयुर्वेद ने यूज किया है, दो मीनिंग्स के साथ। द्रव्य गुण में जब धात्री वर्ड आता है तो इसका मतलब आंवला, आमला, इंडियन गूसबेरी, ठीक है। और जब धात्री ये बाल रोग में यूज होता है तो धात्री का मतलब है नर्सिंग मदर। नर्सिंग मदर मतलब क्या है? नर्सिंग मदर मतलब किसी किसी औरत को, या औरत मर जाती है या उसको दूध नहीं आता तो बच्चे संभालने के लिए दूसरी औरत रखी जाती है, तो वो औरत जो है दैट इज नॉट द बायोलॉजिकल मदर ऑफ द चाइल्ड, दैट इज द नर्सिंग मदर ऑफ द चाइल्ड। तो जब बाल रोग में यूज होता है तो धात्री का मतलब नर्सिंग मदर या वेट नर्स जिसको बोलते हैं। वेट नर्स मतलब जिसको दूध आता है, तो वेट नर्स जिसको बोलते हैं वो धात्री है। लेकिन भूत धात्री ये टर्म जो है, ये भूत धात्री टर्म पूरे प्राणी मात्र के माँ के लिए यूज हुआ है। तो अब ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे प्राणी मात्र के माँ के जैसे होती है? दैट इज निद्रा, दैट इज निद्रा, ठीक है। निद्रा मतलब नींद। अब नींद पूरे प्राणी मात्र के माँ के जैसे कैसे है? बिकॉज ऑल योर बॉडी रिपेयर हैपन्स ड्यूरिंग निद्रा, all your metabolism is slowed down or corrected during nidra. You will feel मतलब आपको थकान महसूस होगी अगर आपको निद्रा नहीं आएगी तो। एंड निद्रा कम्स एज अ नॉर्मल वेग। हमने रोगानुत्पादनीय अध्याय में नहीं आपको पढ़ाया था, तो रोगानुत्पादनीय अध्याय में हमने सीखा था कि निद्रा जो है ये एक वेग है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से पूरे प्राणी मात्र में निद्रा जो है वो माँ का काम करती है, इसीलिए उसको भूत धात्री कहते हैं। वैसे आई शुड अप्रिशिएट दैट मोस्ट ऑफ यू हैव पास्ड इन द एमसीक्यूज, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसे लोग हैं जो एमसीक्यू में फेल हो गए, क्योंकि आपने आपका दिमाग लगाया थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा गूगली बॉय डाले थे, आई नो दैट, बट आपने आपका दिमाग लगाया। तो भूत धात्री की तरफ हम वापस मुड़ते हैं। एवरी क्रीचर इन द नेचर रिक्वायर स्लीप। जैसे
सांप जो है वो हाइबरनेट करता है, या फिर जितने रेप्टाइल्स हैं वो हाइबरनेट करते हैं। इवन फिशेस, अगर किसी के पास फिश टैंक हो तो फिशेस में भी देखो, जैसे ही आप फिश टैंक की लाइट, आजू बाजू की लाइट बंद कर देते हो, तो सडनली यू फील दैट जो फिश का मूवमेंट जो है वो कम हो गया है। तो दैट टाइम दे आर स्लीपिंग। तो इसीलिए भूत धात्री को, निद्रा को भूत धात्री कहा गया है। एवरीथिंग, कॉकरोच से लेके एलिफेंट तक, हर बंदा या हर क्रीचर सोता है। ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन दिस। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? अरे शिवम ठक्कर प्रेजेंट है कि नहीं है? सर प्रेजेंट हूँ, प्रेजेंट सर। वेरी गुड। कल तो बोल रहा था व्हाट्सएप पे कि सर क्या एक ही दिन में, अब अच्छा है, मेरे को लगा सो गया होगा। अरे अपन सर, नहीं नहीं सर लेकिन सर एक दो दिन तो गैप देना चाहिए, अभी कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, सिंपल सा चीज है, फर्स्ट डे नोबडी इज गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, दे आर गोइंग टू जस्ट टॉक विथ यू। मेरे हिसाब से किसी ने कोई चालू तो नहीं किया होगा, एटलीस्ट मैंने तो 100% तुम्हारे मैसेज के, मैंने एक बार सर को मैसेज किया था तो सर ने बोला नहीं नहीं वी हैव टू गो अहेड, और भले आप कुछ मत सिखाओ, इंट्रोडक्शन ही दे दो, बट वी हैव टू गो अहेड। तो इसीलिए मैंने ये लेक्चर जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ही रखा, ताकि आप जिस जिस जगह पर आने वाले हो, जो स्टैंडर्ड में आने वाले, स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, ईयर में आने वाले हो, जो प्रोफेशनल ईयर में आने वाले हो, तो उसका आपको एक जनरलाइज्ड ये दे दूं। आप में से ये लोग डिसाइड करें कि कौन से फील्ड में आपको आगे जाना है। सो फ्रॉम हियर ऑन यू हैव टू प्लान योर फील्ड। इसीलिए मैंने ये जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए रखा। और कल से हमारा रोज का चालू होने ही वाला है, जैसे इतने दिन से चल रहा है रोज का लेक्चर आपको भी। और इट इज़ नॉट ओनली यू, इट इज़ अ गैप फॉर मी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आफ्टर आपको एग्जाम्स और दिवाली की छुट्टी में वी वर नॉट इन कॉन्टैक्ट फॉर अराउंड 30 days। तो इसीलिए उस समय में आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लो, मेरे को भी पॉजिटिविटी नहीं आ रहा था। तो आई थॉट दैट लेट अस मीट, लेट अस स्पीक, एंड दैट इज इट। सो इफ ऑल ऑफ यू हैव गिवन द अटेंडेंस, आई अनाउंस दिस मीटिंग एज क्लोज्ड। कल या परसों जब भी टाइम टेबल देख के मिलते हैं। एंड व्हाट आई विल डू इज, मूडल में जब लॉगिन करोगे तो सब कंटेंट वहीं पे है जो भी सिखाया जाएगा। अगर कोई नया कंटेंट है तो मैं शेयर कर दूंगा मूडल पे। ठीक है, तो कंटेंट यू हैव टू सी इन मूडल एंड लाइव लेक्चर यू हैव टू सी ऑन व्हाट्सएप। एनी क्वेरी आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।